हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी टाइप का वीडियो जो आगे भी जारी रहेगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म रिहैबिलिटेशन मीन्स अंडर द एक्ट? हम लोग जो रिहैबिलिटेशन एक वर्ड पढ़ते हैं, रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? द फिजिकल रीलोकेशन ऑफ ए फैमिली टू ए न्यू एरिया, यानी कि एक फैमिली जिस एरिया में रहता है उसको उस एरिया से हटा के एक दूसरे जगह पे उसको रीलोकेट करना, यानी कि उसका रहने का बंदोबस्त कर देना दूसरा जगह पे। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि कंपेंसेशन पेड टू अफेक्टेड फैमिली फॉर देयर लैंड कॉस्ट, यानी कि कोई एक फैमिली एक जगह पे रह रहा था तो हमको वो जगह को अपने नाम पे करना था और हम लोग उससे उस जगह को खरीद लिए उससे, और उस जगह के बदले जितना अमाउंट वो डिमांड किया था उसका कंपेंसेशन उसको पेमेंट कर देना। ये सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला कि एक फैमिली को रीलोकेशन कर देना फिजिकली, यानी कि जिस एरिया में वो उसका घर था उस एरिया से उसको हटा के एक जगह पे उसका रहने का बंदोबस्त कर देना। ये पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कंपेंसेशन पेड टू अफेक्टेड फैमिलीज फॉर देयर लैंड कॉस्ट, उसका जगह के बदले जो हम पैसा देते हैं उस पैसा को दे देना। ये सेकंड ऑप्शन बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल ओवरसीइंग द मूव, यानी कि गवर्नमेंट का जो ऑफिसर जो कि मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, यानी कि एक जगह पे जो फैमिली रह रहा था या जो गांव का लोग रह रहे थे उनका जो डिसलोकेशन होगा, इस एक जगह से दूसरा जगह को उनको ट्रांसफ़र कर देना, उनका रहने का बंदोबस्त जो कर देना, ये सब देखने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये जिम्मेदारी दिया गया है। ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। ये तीसरा ऑप्शन बोल रहा है। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन्स लॉस्ट लिविंगहुड एंड द रिक्रिएशन ऑफ देयर फिजिकल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ये बोल रहा है कि एक फैमिली को हम एक जगह से हटा रहे हैं क्योंकि हमको ज़रूरत है वो जगह जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, तो उसका री एस्टैब्लिशमेंट करना है। ऐसा नहीं कि खाली रहने का बंदोबस्त करना है, रहने के साथ साथ उसको तो वो कहाँ रहेगा वो जगह, उसको एक नया जगह देना, जगह के साथ साथ वो जो घर बनाएगा उसके लिए भी कंपेंसेशन देना, कि क्योंकि उसका घर भी हमको तोड़ना पड़ रहा है और उसका घर बनाने के साथ साथ उसका जो फिजिकल सोशल और कल्चरल कल्चरल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ है, यानी कि वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे स्कूल वगैरह था, उसका बच्चे लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे खेलने के लिए मैदान वगैरह था, पार्क वगैरह था, हॉस्पिटल फैसिलिटी था। जो जो फैसिलिटी को वो गवा मतलब गवाएगा ना, क्योंकि हम उसको उस एरिया से हटा रहे हैं, तो वो जो सोशियली कल्चरली और फिजिकली जो जो चीज़ से अफेक्टेड हो रहा है वो सब चीज़ को उसको प्रोवाइड करना, उस जिस नया जगह पे हम उसको भेज रहे हैं। तो ये एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये नहीं कि खाली हम उसका जगह के लिए पैसा दे दिए या फिर उसका जिस जगह में उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसका रहने का बंदोबस्त कर दें। ऐसा नहीं है। ऐसे करने से क्या होता कि मान लीजिए एक गाँव को हम वो मतलब हटाना है, उन लोगों को हम लोग बात कर चुके हैं, उनको हटा के जंगल के अंदर मान लीजिए हम
एक हमारा जगह है जंगल के अंदर, उनको दे देंगे कि ठीक है ये जगह ले लो, अपना घर बना लो, पैसा तो हम दिए दिए हैं। तो कैसे वो रहेगा, क्योंकि सिर्फ तो उसका घर नहीं गया है, सिर्फ उसका जगह नहीं गया है, बल्कि सोशियली वो जिस चीज़ से कनेक्टेड थे, कल्चरली वो जिस चीज़ से, मान लो वो पूजा करने के लिए मंदिर था उनका गाँव में, तो अभी उनको जंगल में भेज देंगे तो क्या करेंगे उसके पास। तो बाकी आप देखे होंगे कि जहाँ भी मतलब जगह जाता है माइनिंग एक्टिविटी के वजह से, तो उनको जो रिहैबिलिटेट किया जाता है वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी दिया जाता है, स्कूल बनाया जाता है, नया हॉस्पिटल चिकित्सा के लिए दिया जाता है, मंदिर बनाया जाता है, पार्क बनाया जाता है, प्लेग्राउंड बनाया जाता है, यानी कि जो जो सोशियली, फिजिकली और कल्चरली जिस जिस चीज़ से वो लोग अफेक्टेड होते हैं, सब कुछ का बंदोबस्त किया जाता है, और टोटल प्रोसेस को ही रिहैबिलिटेशन बोला जाता है। ऐसा नहीं कि हम घर दे दिए तो बोलेंगे नहीं हम रिहैबिलिटेट कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ईटीपी? ईटीपी यानी कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। आप जानते हैं ईटीपी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जैसे मैकेनिकल मेंटेनेंस एरिया में, जहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है, तो गाड़ी को हम लोग वॉश करते हैं, तो गाड़ी साफ करते हैं, तो गाड़ी में जो जितना भी मोबिल, जो हाइड्रोलिक ऑयल्स, सब कुछ जो भी मतलब वेस्ट चीज जो वाटर के साथ कंटामिनेटेड होता है, वो पानी को डायरेक्ट अगर हम लोग मिट्टी में छोड़ देंगे तो फिर ग्राउंड वाटर को ही पोल्यूट कर देगा, क्योंकि ये सब मतलब वेस्ट चीज ऑलरेडी उसमें आ चुका है। तो इसीलिए वहाँ पे ईटीपी बनाया जाता है। डायरेक्टली हम जो वॉश आउट करते हैं, गाड़ी का धोते हैं, तो वो सब चीज़ जैसे फिर पानी को कंटामिनेटेड ना करें, तो उस कंटामिनेटेड वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, वेस्ट को सेपरेट करने के लिए ईटीपी हम लोग बैठाते हैं। तो इसी इसी चीज़ को ही पूछ रहा है कि ईटीपी जो हम रखते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या बोल रहा है? टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, यानी कि हम इंडस्ट्री के वजह से जो पानी इंडस्ट्री से निकलता है, जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसका वॉल्यूम को बढ़ाना। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? टू रिमूव हार्मफुल इफेक्ट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड द रिलीज सेफ वाटर इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से निकल रहा है उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको रिमूव करना, और सेफली सेफ वाटर को रिलीज करना, एनवायरनमेंट में छोड़ना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? टू ऐड पॉल्यूटेंट्स टू इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, यानी कि इंडस्ट्रियली वेस्ट वाटर उसको खुद एक पॉल्यूटेंट है, उसमें पॉल्यूटेंट ऐड करना। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि टू कन्वर्ट वेस्ट वाटर इनटू ए लेस कंटामिनेटेड फॉर्म, यानी कि जो वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्री से, वो वो तो ऑलरेडी कंटामिनेटेड फॉर्म में है, उसमें ऑलरेडी बहुत बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, काफ़ी सारा चीज़ उसमें ऐड हो गया है, ऑलरेडी कंटामिनेटेड हो गया है। तो जितना कंटामिनेटेड है उससे थोड़ा कम करके एनवायरनमेंट को छोड़ना है, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर से थोड़ा कम कंटामिनेटेड वाटर में कन्वर्ट करना। तो सही आंसर क्या है ईटीपी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन बी है, क्योंकि ऑप्शन बी जो बोल रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ईटीपी का वही है कि हम लेस कंटामिनेटेड करके छोड़ नहीं सकते। लेस कंटामिनेटेड करने से क्या होगा? कंटामिनेटेड तो ऑलरेडी है वेस्ट। मान लीजिए हम बोलेंगे कि एक गंदा पानी है, हम जिसको यूज नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, मान लीजिए हम बिठाएंगे एक्वागार्ड या कोई भी वाटर प्यूरिफायर, और बोलेंगे कि थोड़ा कम साफ करके देगा, मतलब कम गंदा हटा के देगा, तो अगर कम गंदगी हटाएगा फिर भी तो गंदगी है ना, उसको पी सकते हैं क्या, चाहे ज़्यादा गंदगी हो या कम गंदगी हो। तो ईटीपी का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। ईटीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑप्शन बी में है, कि जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स वेस्ट वाटर से हो सकता है उसको रिमूव करके, यानी कि जैसे भी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना डाल सकते हैं उसको यूज करने से, उसको रिमूव करके सेफ वाटर को एनवायरनमेंट को छोड़ना ही ईटीपी का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The damage of environment due to mining is to be managed by suitable methods, procedures and policy is called dash.
जो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है माइनिंग के वजह से, एक प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, एक मेथड फॉलो करते हैं, जिसको जिसको यूज करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को ज़्यादा डैमेज ना हो। ऐसा तो नहीं कि पूरा हम जीरो कर देंगे। हम माइनिंग एक्टिविटी करेंगे तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को असर तो पड़ेगा ही। जैसे हमारा डस्ट, नॉइज, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब ग्राउंड वाइब्रेशन, ये सब एनवायरमेंटल डैमेज है जो कि माइनिंग एक्टिविटी के वजह से होता है। तो एक प्रोसीजर हम बनाते हैं या मेथड बनाते हैं जिसको फॉलो करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हमारा अलाउबल जो लिमिट के अंदर उसको रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को क्षति नहीं पहुंचेगा। तो प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, किस प्रोसीजर को फॉलो करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल ऑडिट, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट ऑडिट, EIA यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये भी कभी कभी शॉर्ट टर्म में पूछ लेता है, लिख लेता हूँ। EIA का फुल फॉर्म क्या है? जो ऑप्शन बी में EIA लिखा गया है उसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA का फुल फॉर्म। ऑप्शन सी बोल रहा है EMP मतलब एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, EMP, ये जो ऑप्शन सी में लिखा है EMP, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। और ऑप्शन डी बोला है नॉन ऑफ दिस। तो किस प्रोसीजर को फॉलो करके हम ये जो डैमेज होता है एनवायरनमेंट को माइनिंग की वजह से उसको मैनेज करते हैं? ऑप्शन सी में जो लिखा है EMP, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। पहले EIA पहले होता है। EIA मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि हम जो माइनिंग एक्टिविटी करेंगे उसके वजह से क्या क्या एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है और कितना हद तक हो सकता है, वो EIA में किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। और उस असेसमेंट का रिपोर्ट के हिसाब से फिर EMP, हम क्या मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसको बनाया जाता है। तो ये जो सवाल पूछ रहा है कि कैसे मैनेज करेंगे, EMP को फॉलो करके। EMP यानी कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two qualified mining engineers appointed by central government for the committee under section 12 are dash। ये जो सेक्शन 12 माइन एक्ट है उसी से ये सवाल है कि जो कमिटी फॉर्मेशन होता है उसमें दो क्वालिफाइड माइन इंजीनियर रहते हैं। ठीक है, तो उस वो दो दो क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर रहते हैं, उनका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो कहाँ से आते हैं, कैसे, कौन दो रहेगा, कैसे डिसाइड किया जाता है, या उनका क्या क्राइटेरिया मेंशन्ड है सेक्शन 12 में। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन बी बोल रहा है दोज रिकमेंडेड बाय यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑप्शन सी बोल रहा है वन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड वन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर से रहेगा और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से रहेगा। ऑप्शन डी बोल रहा है नॉट नॉट कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, यानी कि माइनिंग इंडस्ट्री के साथ जिनका कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि कोई सर्विस में, मतलब माइनिंग को, का कोई किसी माइंस में वो लोग एम्प्लॉयड नहीं रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो दो क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स कमिटी में रहते हैं वो लोग किसी भी माइनिंग इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली जुड़े नहीं रहते, यानी कि इन सर्विस में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सीवेज मीन डैश, सीवेज जो हम बोलते हैं, सीवेज का मतलब क्या है? सीवेज पता है ना, जैसे ETP का बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ETP यानी कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसी तरह और एक होता है STP, STP यानी कि स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम लोग जो जो लोग हम लोग रहते हैं, हमारा जो कचरा, जो पानी, जो गंदगी भरा पानी
हम लोग छोड़ते हैं, उसको अगर डायरेक्ट हम लोग छोड़ेंगे तो वो तो फिर एनवायरमेंटल को ये करेगा ना, क्या करेगा, डैमेज पहुंचाएगा, पानी खराब होगा, गंदगी मिलेगा तो प्यूरिटी कम हो जाएगा, एनवायरमेंटल मतलब डिग्रेडेशन होगा। तो उसी को ट्रीटमेंट करने के लिए एसटीपी हम लोग बिठाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो वो जो सीवेज बोलते हैं वो सीवेज होता क्या है एक्चुअली? ऑप्शन ए बोल रहा है कि वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मतलब जैव पदार्थ, जो वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो जैव रिलेटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं सीवेज। ये ऑप्शन ए बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है वेस्ट इन ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट को सीवेज बोलते हैं। ये ऑप्शन बी बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि नहीं, वेस्ट वाटर है सीवेज, यानी कि वेस्ट वाटर। ऑप्शन डी बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि पानी और जो गंदगी दोनों का मिला हुआ चीज को सीवेज बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सीवेज मतलब एक्चुअली है क्या? जो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं, प्लांट बैठाते हैं, एसटीपी बैठाते हैं सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो सीवेज है क्या? तो सीवेज है ऑप्शन डी में जो लिखा गया है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग डोमेस्टिक कंजप्शन के दौरान हम लोग फेंकते हैं, या हमसे जो निकलता है, चाहे हमारा मतलब गंदगी भरा पानी हो, या जो भी गंदगी हम लोग डोमेस्टिक कंजप्शन के बाद बाहर फेंकते हैं, वो पानी के साथ मिलता है, पानी को तो खराब करता है, लैंड को भी कंटामिनेट करता है। तो वो सब चीज़ को हम डायरेक्ट बाहर ना फेंक के उसको एसटीपी में ट्रीटमेंट करते हैं, और उससे फिर प्योर वाटर को अलग करके फिर उसको रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं, प्लांटेशन वगैरह में यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ में उसको यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि गंदगी सेपरेट हो जाता है। तो वो होता है क्या है, वो पानी और वेस्ट का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं सीवेज, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The term of office of the elected members of canteen managing committee shall be dash। हम लोग कैंटीन मैनेजिंग कमेटी के बारे में कहाँ पढ़े हैं? माइन रूल में पढ़े हैं, माइन रूल 1955 में। तो उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, जो मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, उनका कार्यकाल कितना साल के लिए रहता है या कितना महीना के लिए रहता है? समझ रहे हैं ना? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं उनका कार्यकाल, ऑप्शंस क्या क्या है? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो इनका कार्यकाल कितना दिन के लिए रहता है जो इलेक्टेड मेंबर का? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, माइन रूल 1955 का। इनका कार्यकाल होता है 2 साल, 2 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 ईयर्स। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस रहता है, कार्यकाल का समय अवधि 2 साल के लिए रहता है, ठीक है, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is not a mechanical properties of rock? ये जो ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं है रॉक का या पत्थर का, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? स्ट्रेंथ, पोरोसिटी, इलास्टिसिटी, डिफॉर्मेबिलिटी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डिफॉर्मेबिलिटी नहीं, डिफॉर्मेबिलिटी। ये स्पेस जो, ये स्पेस नहीं रहेगा, डिफॉर्मेबिलिटी। डिफॉर्मेबिलिटी मतलब कितना इजीली हम उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं उसका डिफॉर्मेबिलिटी, ठीक है। स्ट्रेंथ तो जानते हैं, इलास्टिसिटी तो जानते हैं। इलास्टिसिटी मतलब प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी पढ़े हैं ना, वो तो सब जनरल फिजिक्स है। इलास्टिसिटी मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक चीज है, ठीक है, उसको हम इस साइड में भी खींचेंगे, इस साइड में भी खींचेंगे। इसको मिटा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये एक पीस है, ठीक है, इस पीस को हम किसी भी तरीके से इस साइड में खींचेंगे और इस साइड में खींचेंगे, तो एक उसका एक हद तक वो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक
टाइम आएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो यहाँ से टूट जाएगा। तो जितना उसका रेजिस्टेंट पावर है ना टूटने का, उसको बोलते हैं उसका इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये जो 4 प्रॉपर्टी है, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं है? स्ट्रेंथ, पोरोसिटी, इलास्टिसिटी, डिफॉर्मेबिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोरोसिटी। पोरोसिटी जो है वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब क्या है? यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कितना पोर उसमें है। पोर यानी कि बहुत स्मॉल साइज का होल बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल देने से पोरोसिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग आपका कपड़ा है, ठीक है, आपका शर्ट हो सकता है, पैंट हो सकता है, आपका जो गमछा या टॉवेल यूज करते हैं। देखिए, आप देखते हैं कि टॉवेल हम लोग बाथरूम में टॉवेल यूज करते हैं। क्यों? क्यों? टॉवेल से पोंछने से शरीर को जो पानी वो ऑब्जर्व जल्दी कर लेता है। ठीक है, इसलिए टॉवेल से हम लोग पोंछते हैं बॉडी को नहाने के वक्त, बाथिंग के टाइम में, क्योंकि उसमें पोरोसिटी ज़्यादा है। मान लीजिए कुछ कपड़ा होता है, जैसे मान लीजिए जो सिल्क कपड़ा बोल सकते हैं, या फिर ये कुछ कपड़ा रहता है, उसको पोंछने से पानी से वो कुछ ऑब्जर्व नहीं कर, बहुत कम ऑब्जर्व करता है। वो खाली हम लोग फालतू में पोंछते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ ऑब्जर्व नहीं करता है, वैसा कैसा पानी रह जाता है। जैसे जो कॉटन कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, जो ऑब्जर्व कर लेता है पानी। लेकिन सिल्क कपड़ा हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे पर्दा टाइप का, जो घर में हम लोग पर्दा लगाते हैं, उस टाइप का कपड़ा, उससे अगर पोंछेंगे आप शरीर को, या फिर जो जहाँ पे गीला है उसके ऊपर रखेंगे, तो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाता पानी। लेकिन कॉटन कपड़ा हो गया, या टॉवेल का जो मटेरियल रहता है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है पानी, क्योंकि उसका पोरोसिटी ज़्यादा है। उसमें होल्स जो रहते हैं कपड़े में, वो ऐसा रहता है कि क्यों हम कॉटन कपड़ा पहनने से हमको अच्छा फील होता है, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर्ली होता है, हो पाता है, क्योंकि उसमें पोरोसिटी ज़्यादा रहता है। तो वेंटिलेशन हो गया, सब कुछ उसमें बेहतर लगता है, इसलिए पहनने के लिए कंफर्टेबल रहता है वो कपड़ा। हमारा स्किन को मतलब कंफर्टेबल महसूस करवाता है। तो इसी तरह कुछ जिसमें मतलब पोरोसिटी मतलब कि कितना होल उसमें है, पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है, उस चीज को बोलते हैं उसका पोरोसिटी। ठीक है, तो पोरोसिटी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, डिफॉर्मेबिलिटी है, ये सब एक एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The ratio of volume of recirculated sewage to volume of the raw sewage is called dash. The ratio of volume of recirculated sewage to volume of raw sewage. Raw sewage मतलब जैसे हम लोग रिसीव किए थे, सीवेज मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए कि मिक्सचर ऑफ वेस्ट एंड वाटर। हम लोग जो डोमेस्टिक कंजप्शन के दौरान जो वेस्ट घर से निकालते हैं, उसका पानी के साथ जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं सीवेज। तो जो रॉ सीवेज है, जो डायरेक्ट घर से निकला है, जो सीवरेज, उसका वॉल्यूम, और जो रीसर्कुलेटेड वॉल्यूम, रीसर्कुलेटेड सीवेज का वॉल्यूम, यानी कि एसटीपी में ट्रीटमेंट होने के बाद जो अच्छा वाला पानी उसको हम लोग अलग कर दिए, और जो रीसर्कुलेटेड सीवेज है, जो गंदगी उससे निकाल लिए, उसको हम लोग फिर एज ए कंपोस्ट यूज करते हैं। वो बहुत अच्छा रहता है, पेड़ पौधा में अगर इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो जो रिसर्कुलेटेड वेज जितना निकलता है, उसका जो वॉल्यूम है, वो दोनों का जो रेशियो को क्या बोलते हैं? रिसर्कुलेशन रेशियो, रिसर्कुलेशन कोफिशिएंट, रिसर्कुलेशन फैक्टर, नॉन ऑफ दिच। ये दोनों का बीच में जो रेशियो है, समझ रहे हैं ना? यानी कि जितना हम लोग रॉ सीवेज, नीचे रहेगा रॉ सीवेज, जितना सीवेज हम एसटीपी को भेजे, और एसटीपी में ट्रीटमेंट होने के बाद जो अच्छा वाला पानी, उसको तो हम अलग कर दिए, और जो रीसर्कुलेटेड सीवेज निकला हो उससे, उस ये दोनों का जो रेशियो है, इसको क्या बोलेंगे? रिसर्कुलेशन रेशियो
रिसर्कुलेशन कोफिशिएंट, रिसर्कुलेशन फैक्टर, नॉन ऑफ दिस, क्या बोला जाता है उसको? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिसर्कुलेशन रेशियो। ठीक है, तो जो रेशियो वॉल्यूम ऑफ रिसर्कुलेटेड सीवेज टू वॉल्यूम ऑफ द रॉ सीवेज इज कॉल्ड रिसर्कुलेशन रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द LARR Act 2013 provides for which of the following for the affected families? जो रिक्लामेशन रिहेबिलिटेशन ये सब चीज़ के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन रिहेबिलिटेशन से था, तो रिक्लामेशन रिहेबिलिटेशन के लिए लैंड एक्विजिशन करके एक रूल है 2013, लैंड एक्विजिशन ऐसे कुछ कुछ है, रिक्लामेशन एंड रिहेबिलिटेशन उसका एक पार्ट है। तो जैसे बोल रहे थे कि लास्ट टाइम रिहेबिलिटेशन रिसर्कुलेशन से बहुत सारा सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का लेजिस्लेशन पेपर में आया था, तो सब इसी में से ही आया था, जो LARR एक्ट 2013। ठीक है, वो एक पार्ट है माइनिंग का, क्योंकि उसी के तहत हम लोग रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो LARR एक्ट 2013 मतलब क्या प्रोवाइड, उसके हिसाब से हम लोग जो अफेक्टेड फैमिलीज को मतलब क्या क्या देंगे, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, वो सब उसमें मेंशन्ड है। तो उसमें क्या क्या चीज़ मतलब उसके रिलेटेड क्या क्या वो चीज़ ऑप्शन में से मतलब रिलेटेड है, यानी कि क्या क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया हो LARR एक्ट में, वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ओनली कॉम्पेंसेशन फॉर लैंड, यानी कि जो अफेक्टेड फैमिली लोग हैं उनका लैंड के बदले उनको कॉम्पेंसेशन कैसे देंगे उसके बारे में ही डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन बी, ओनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो लोग लैंड अफेक्टेड है, जिनका लैंड जा रहा है, उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी LARR एक्ट में डिस्कस किया गया है। ऑप्शन सी, स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC एंड ST, जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया है LARR एक्ट 2013 में। तो इनमें से कौन सा LARR एक्ट में है, कौन सा नहीं है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों चीज LARR एक्ट में डिस्कस किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों जो चीज अभी हम लोग ऑप्शन ए बी सी में लिखा गया है, तीनों चीज के बारे में उसमें एलाबोरेट किया गया है और उसके लिए प्रोविजंस दिया गया है LARR एक्ट 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लास्टर शैल यूज well insulated cable of sufficient length to permit him to take proper shelter and in any such cable shall not be less than, जो ब्लास्टिंग केबल यूज करता है उसका लंबाई मिनिमम इतना होना चाहिए कि उस टाइम के दौरान वो सफिशिएंटली शेल्टर ले सके एक्सप्लोड होने से पहले। तो मिनिमम लेंथ ऑफ जो ब्लास्टिंग केबल कितना प्रिस्क्राइब किया गया है? 10 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे कि जो ब्लास्टिंग केबल यूज करता है उसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए? ऑप्शन डी में जो लिखा गया है 20 मीटर, मिनिमम लेंथ 20 मीटर होना चाहिए जो ब्लास्टिंग केबल यूज करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस। इस टाइप का वीडियो आगे भी आता रहेगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो को जो लोग नया देख रहे हैं, इस वीडियो से पहले जितना वीडियो अपलोड हुआ है चैनल में सर्च करके उस सब वीडियो को भी जरूर देखिए। हर वीडियो में हम कुछ नया टाइप का क्वेश्चंस लाने को कोशिश करते हैं, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मददगार होगा एग्जाम के लिए। तो जो लोग नया है वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।